दीदी जल्दी घर चलो, माँ ने तुम्हें बुलाया है। अचानक क्या हुआ सूरज? अभी तो सब ठीक था। मजबूर होकर मैंने सूरज को तुम्हारे घर भेजा संध्या को बुलाने के लिए। और संध्या उनके साथ चली गई। और क्या करती, मजबूर थी वो। नीरज खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहा था। उसके सामने टेबल पर एक और कप चाय रखा हुआ था। अगर तुम आज यहाँ तो मेरे साथ बारिश का मजा लेते चाय पीते, क्यों चली गई हो तुम? नीरज चाय पीते पीते बाहर सड़क को देख रहा था, जहाँ लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। तभी नीरज का दोस्त समीर वहाँ आता है। अरे वाह, तुझे पता था मैं आने वाला हूँ, इसलिए पहले ही मेरे लिए चाय बनाकर रखी है। अच्छा हुआ मैं समोसा लेकर आया हूँ। इस मौसम में समोसे के साथ चाय मिल जाए तो क्या बात है। समीर समोसे का पैकेट खोलने ही वाला होता है कि समीर, ये चाय तेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं है। तो फिर कोई और आने वाला है क्या? नहीं, तो क्या तू 2-2 कप चाय पिएगा? नहीं यार। अच्छा समझ गया, ये चाय उनके लिए है। नीरज सिर झुका लेता है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। क्या करूं यार, बारिश होते ही उसकी याद आने लगती है। हम अक्सर बारिश में चाय के ठेले पर तिरपाल के नीचे बैठकर चाय पीते थे और दिल की बातें किया करते थे। पर ये चाय का ठेला नहीं है और वो भी यहाँ नहीं है। फिर आज उसके लिए चाय क्यों बनाई? उस दिन वो मेरे घर आई थी, उस दिन भी ऐसे ही बारिश हो रही थी। मैंने उसके लिए चाय बनाई। हम दोनों इसी खिड़की के पास बैठकर चाय पी रहे थे और दिल की बातें कर रहे थे। तुम चाय बहुत अच्छी बनाते हो। एक बार हमेशा के लिए मेरी बन जाओ, उम्र भर तुम्हें ऐसी ही चाय बनाकर पिलाता रहूंगा। संध्या का चेहरा अचानक उदास हो जाता है। तुम्हें सब पता है ना, मुझे डर है कि कहीं मैं उन परिस्थितियों के आगे टूट न जाऊं और कोई गलत फैसला न ले लूं। खुद पर भरोसा रखो संध्या, सब ठीक हो जाएगा। दोनों एक दूसरे को देखते हुए चाय पी रहे थे कि तभी संध्या का छोटा भाई सूरज भागते हुए वहाँ आता है। दीदी जल्दी घर चलो, माँ ने तुम्हें बुलाया है। अचानक क्या हुआ सूरज? अभी तो सब ठीक था। मुझे नहीं पता, बस तुम जल्दी चलो। अच्छा नीरज, मैं चलती हूँ, पता नहीं घर में क्या हो गया। अरे चाय तो खत्म करके जाओ। मैं फिर आऊंगी चाय पीने किसी एक ऐसी ही बारिश में। संध्या अपने भाई के साथ छाते के नीचे घर की ओर चली जाती है। नीरज, ओ नीरज, कहाँ खो गया? हाँ, क्या हुआ? संध्या घर चली गई। ख्यालों की दुनिया से बाहर आ मेरे दोस्त, यहाँ संध्या नहीं है, बस मैं हूँ और ये चाय समोसे। ओ हाँ, देख नीरज, संध्या चली गई है और शायद अब वो वापस नहीं आएगी। इस सच्चाई को मान ले। मुझे समझ नहीं आ रहा समीर, उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो बिना बताए गांव छोड़कर, मुझे छोड़कर चली गई। आज 1 महीना हो गया है, लेकिन अब तक वो लौटी नहीं। समीर चुप हो जाता है। दोनों दोस्त फिर खामोशी में चाय खत्म करते हैं। बाहर बारिश अब भी जारी है। एक दिन नीरज संध्या के घर जाता है। संध्या की माँ सुनीता दरवाजा खोलती है। अंदर आओ नीरज, बहुत दिनों बाद आए हो। नीरज अंदर आकर चुपचाप बैठ जाता है, जैसे मन में बहुत कुछ दबाए हो। सुनीता उसके लिए चाय लेकर आती है। तुम्हारी माँ कैसी है नीरज? बहुत दिन हो गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। माँ ठीक है आंटी। आंटी, संध्या कहाँ है? 1 महीने से वो गांव से बाहर है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। सुनीता नजरें चुरा लेती है। वो कल आ रही है, तुम उससे मिल लेना। पर आंटी, संध्या गई कहाँ है, ये तो बताइए। सुनीता चुप रहती है। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देती है। आंटी चुप मत रहिए। आप जानती हैं
संध्या और मैं अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मुझे सब पता है और मुझे तुम दोनों के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनीता एक पल रुकती है, फिर कहती है, पर मुझे डर है कहीं वो इस रिश्ते में बाधा बनकर ना खड़ा हो जाए। तो क्या संध्या उनके पास गई है? हाँ, उस दिन वो आया था संध्या को लेने। मैंने मना किया तो वो घर की चीजें तोड़ने लगा। फिर क्या हुआ आंटी? मजबूर होकर मैंने सूरज को तुम्हारे घर भेजा संध्या को बुलाने के लिए। और संध्या उनके साथ चली गई? और क्या करती, मजबूर थी वो। नीरज कुछ पल चुप रहता है, जैसे सब समझने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। नीरज, तुम संध्या से इस बारे में कुछ नहीं बताओगे? उसने मना किया था कि मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि वो कहाँ गई है। नीरज कुछ जवाब नहीं देता और संध्या के घर से निकल जाता है। अगले दिन दोपहर के बाद नीरज गांव के उसी चाय के ठेले पर चुपचाप बैठकर चाय पी रहा था। तभी उसकी नजर सामने से आती संध्या पर पड़ती है। संध्या, वो वापस आ गई? दोनों की आंखें मिलती है। दोनों बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर संध्या हल्की मुस्कान के साथ उसके पास आकर बैठ जाती है। मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो। चाय वाला मुस्कुराकर संध्या के सामने एक कुल्हड़ रख देता है। कुछ पल तक दोनों खामोश रहते हैं। फिर, कहाँ थी तुम इतने दिन? संध्या एक पल के लिए नजरें झुका लेती है, जैसे जवाब पहले से तैयार हो। शहर गई थी, मासी बीमार थी, उन्हें देखने। फिर उन्होंने रोक लिया, कहने लगी कुछ दिन यहाँ रह कर जाओ। अच्छा। हाँ, मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और वहीं रहने लगी। 1.5 महीने बाद कल ही गांव लौटी हूँ। नीरज संध्या की आंखों में देखता है, जहाँ झूठ साफ झलक रहा था। सच्चाई जानते हुए भी वो कुछ नहीं कहता। अच्छा किया, इसी बहाने कुछ दिन शहर में रहना हो गया। गांव में रहते रहते तो तुम बोर हो जाती होगी। ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। दोनों चाय खत्म करते हैं और वहाँ से उठकर गांव की सड़कों पर चलने लगते हैं। कुछ दूर जाकर वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे, तुमसे बिना बताए जो चली गई? नीरज हल्का सा हंस देता है, मगर उस हंसी में दर्द छुपा होता है। नाराजगी तब होती है जब हक हो, और तुम पर मेरा हक है ही कहाँ? नीरज की ताने भरी बातें सुनकर संध्या की आंखों में नमी आ जाती है। किसने कहा मुझ पर तुम्हारा हक नहीं है? तुम पर तो सिर्फ एक इंसान का हक है और उसके आगे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गए। तुम जानते हो ना, मैं मजबूर हूँ। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये देख नीरज का दिल पिघल जाता है। मैं भी ना कैसी बातें करने लग जाता हूँ। इतने दिन बाद वो मुझसे मिलने आई है और मैं। नीरज धीरे से संध्या का हाथ पकड़ता है। छोड़ो ये बातें, ये बताओ शादी कब कर रही हो? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ, हम दोनों कब के शादी के लायक हो चुके हैं, तुम्हें पता नहीं? संध्या हंस पड़ती है। उसकी हंसी में मासूमियत झलकती है। हंसते हुए तुम कितनी सुंदर लगती हो, हमेशा ऐसी ही हंसती रहना। अच्छा। हाँ, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम हंसते हुए डोली में बैठकर मेरे घर आओगी। पागल, हंसते हुए कोई डोली में नहीं बैठती, रोते हुए डोली में बैठकर ससुराल जाती है। रात का समय नीरज अपने कमरे में बैठा था। आज बहुत दिनों बाद संध्या से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। नीरज की माँ रोहिणी कमरे में आती है। नीरज, जरा ये देखो, इनमें से कोई एक लड़की पसंद कर लो। मैं उसके घर वालों से तुम्हारी शादी की बात चलाऊंगी। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मतलब? तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। माँ, आपको तो पता है कि मैं संध्या से प्यार करता हूँ, फिर भी आप मुझे किसी और लड़की की फोटो क्यों दिखा रही हैं? संध्या तुमसे कभी शादी नहीं करेगी, देख लेना। प्लीज माँ, ऐसी बातें मत कीजिए।
तुम्हें कुछ क्यों समझ नहीं आ रहा है नीरज? तुम संध्या के बारे में सब कुछ जानते हो ना? रोहिणी नीरज को समझाती रही, लेकिन नीरज किसी भी हाल में किसी और लड़की से शादी करने के लिए राजी नहीं होता। रोहिणी फिर गुस्से में सारी तस्वीरें समेटती है और कमरे से बाहर चली जाती है। माँ भी ना कुछ समझती नहीं है, जो जिद पकड़ ली तो पकड़ ली। दिन बीतने लगे, सब कुछ सामान्य था। नीरज और संध्या अब अक्सर गांव में मिलने लगे थे। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। नीरज घर पर अकेला था। बारिश ने तो चाय पीने की तलब बढ़ा दी। माँ घर में होती तो चाय बना देती। कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेता हूँ। नीरज रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाने लगता है। बारिश और चाय, बस संध्या की कमी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इस वक्त इतनी बारिश में कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलता है और सामने छाते के नीचे संध्या खड़ी होती है। संध्या, तुम? हाँ, क्यों? मुझे इस समय तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आओ आओ ना, इतनी बारिश में अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? याद है, एक बार मैं चाय अधूरी छोड़कर चली गई थी। तब मैंने कहा था किसी दिन किसी बारिश में मैं वो चाय पूरी करने जरूर आऊंगी। हाँ याद है। रुको, मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाता हूँ। कुछ ही देर में नीरज 2 कप चाय लेकर आता है। दोनों खिड़की के पास बैठ जाते हैं। बाहर बारिश जोरों से हो रही होती है। आज मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। और मैं आ गई। दोनों हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू होता है। जानती हो संध्या, जब भी बारिश में मैं चाय पीता हूँ तुम्हारी याद आ जाती है। ठीक है, अब से बारिश होने पर मैं यहाँ चली आऊंगी। फिर अचानक संध्या चुप हो जाती है। क्या हुआ संध्या, तुम अचानक चुप क्यों हो गई? नीरज, अगर मैं कभी तुम्हें छोड़कर चली जाऊं, क्या मतलब? तो उसे मेरी बेवफाई मत समझना, मेरी मजबूरी समझना। अब अचानक तुम ये कैसी बातें कर रही हो संध्या? बस यूं ही। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर रुक जाओ ना, अभी तो आई हो। वादा पूरा हो गया नीरज, अब चलती हूँ। संध्या फिर से शहर चली जाती है। इस बार वो नीरज को बताकर जाती है कि वो कहाँ जा रही है। संध्या के बिना गांव में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। पता नहीं वो कब लौटेगी। एक दिन दोपहर का समय, नीरज बाहर से घर लौटता है। तभी उसकी माँ उसके हाथ में एक शादी का कार्ड देती है। किसकी शादी है माँ? खुद ही देख लो। शादी के कार्ड पर संध्या और किसी दूसरे लड़के का नाम देखकर नीरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हैरानी से अपनी माँ की ओर देखता है। सुबह सूरज ये कार्ड देकर गया है। 5 दिन बाद उसकी शादी है। दे दिया ना उसने तुम्हें धोखा। मैंने तो पहले ही कहा था कि संध्या मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा कर चुकी है। मैं कल ही शहर जाऊंगा। संध्या की शादी तोड़ने बहुत हो गया नीरज, अब इस बात को यहीं खत्म करो। अगर ये शादी संध्या की मर्जी से हो रही है तो अच्छी बात है। अब तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर नीरज तेजी से अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। रात के 9 बज चुके हैं। नीरज अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला। इससे रोहिणी थोड़ी चिंतित हो जाती है। नीरज, बाहर आओ बेटा, दोपहर से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। ऐसा कब तक चलेगा? माँ, मेरा मन नहीं है, आप खाकर सो जाओ। नहीं, जब तक तुम कमरे से बाहर नहीं निकलते मैं यहीं बैठी रहूंगी। ना मैं खाऊंगी ना सोऊंगी। अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अच्छा नीरज, मैं कल सुनीता के घर जाऊंगी, उससे बात करूंगी। हम कोशिश करेंगे ये शादी रोकने की। ये सुनते ही कमरे का दरवाजा धीरे से खुलता है। नीरज बाहर आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल। मैं खाना लगा रही हूँ, तुम जल्दी डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। माँ, संध्या इस शादी से इनकार कर देगी ना? हम कोशिश करके देखेंगे बेटा।
अगले दिन रोहिणी और नीरज सुनीता के घर जाते हैं। वहाँ संध्या भी मौजूद थी और वो इंसान भी मौजूद था, संध्या का पिता अमर। आइए आइए रोहिणी जी, बैठिए और बताइए, सब कुशल मंगल? बेटी की शादी का कार्ड मिल गया ना? हाँ, सबको आना है शादी में। भाई साहब, आप ये क्या करने जा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि नीरज और संध्या एक दूसरे को पसंद करते हैं। आपने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। मुझे नीरज और संध्या की शादी से कोई एतराज नहीं था रोहिणी जी, लेकिन नीरज मेरी शर्त मानने को तैयार ही नहीं था। ये आपकी कैसी अजीब शर्त है भाई साहब कि शादी के बाद हमें शहर जाकर रहना होगा। यहाँ हमारा घर है, इतनी जमीन जायदाद है, सब छोड़कर शहर में कैसे बस सकते हैं? इसी बात पर पिछले 5 साल से हमारे बीच लड़ाई चल रही है। ये चाहते हैं कि मैं अपने बाप दादा की जमीन जायदाद छोड़कर बच्चों के साथ शहर चली जाऊं। आपको गांव से इतनी नफरत क्यों है भाई साहब? आप भी तो यहीं के हैं, बाद में शहर जाकर अपना बिजनेस शुरू किया है। अरे गांव में रखा ही क्या है? मैंने अपनी बेटी को इसलिए इतना नहीं पढ़ाया लिखाया कि वो यहाँ सड़ती रहे। मैं तो फिर भी जमीन जायदाद बेचकर इनके साथ शहर जाने को तैयार थी, लेकिन गांव में है कौन जो इतनी संपत्ति खरीद सके? तुम्हारा क्या फैसला है संध्या? फैसला हो चुका है नीरज, और मैं पापा के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती। नीरज की आंखों में निराशा उतर आती है। मतलब तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही हो? पर क्या तुम खुश रह पाओगी? संध्या सिर झुका लेती है, वो कोई जवाब नहीं देती। चलो माँ, चलो यहाँ से। नीरज को रोक लीजिए, अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। जब एक बेटी अपने पिता के फैसले का सम्मान करते हुए अपनी खुशियों की बलि दे सकती है, तो क्या एक पिता अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी जिद नहीं छोड़ सकता? अमर के चेहरे पर नरमी आ जाती है, वो गहरी सोच में डूब जाता है। फिर अचानक, रुकिए, आप लोग ऐसे नहीं जा सकते बिना मुंह मीठा किए। सब चौंक जाते हैं और उसकी ओर देखते हैं। मेरी जिद ही इस रिश्ते के बीच दीवार बनकर खड़ी थी, लेकिन अब और नहीं। बहुत जल्द हम संध्या और नीरज की धूमधाम से शादी करेंगे। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी खिल उठती है। डरिए मत रोहिणी जी, शादी के बाद संध्या इसी गांव में रहेगी, आपके घर, आपकी बहू बनकर। और अब मैं भी यहीं रहूंगा, अपने घर में, अपनी पत्नी और बेटे के साथ। सुनीता के चेहरे पर खुशी छलक उठती है। संध्या और नीरज एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी अचानक बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है।